अच्छा ये बताओ गूज बम्स आए कि नहीं है इसको देखकर? मतलब मेरे तो भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने इसको देखा। मैंने कहा वाओ यार आप लोग इस चीज़ के गवाह हो बेसिकली। अगर फ्यूचर में जनरेशन आएगी तो आप लोग बता सकते हो कि हाँ हमारे सामने चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो इस चीज़ को फील करने की कोशिश करो अंदर से कि आप लोगों ने आंखों से चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च होता हुआ देखा है। तो यार ये रियलिटी में एक हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, आप लोग बोल सकते हैं हर एक भारतीय नागरिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में, चंद्रयान 2 के बारे में और चंद्रयान 3 के बारे में, तो इनमें डिफरेंस क्या था। एक जर्नी में आप लोगों को बताऊंगा, बड़ी ही प्यारी सी एक क्लिप है जो भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, एक बार उसको देखिएगा फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। पर उससे पहले चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ा बात करूं। चंद्रयान 1 जब मिशन लॉन्च किया गया था उसकी गाथा आज तक भी गाई जाती है, क्योंकि चांद पर पानी होने का सबसे पहला जो सबूत था वो चंद्रयान 1 ने दिया था। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो वो भी एक प्राउड मोमेंट था। तो चंद्रयान 1 जो था वो एक ऑर्बिटर के तौर पर काम कर रहा था। ऑर्बिटर लैंडर क्या होता है इसके बारे में भी पता चलेगा। अब चंद्रयान 2 के बारे में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक एक बात माइंड में क्रिस्टल क्लियर होती चलेगी। 2-3 मिनट की वीडियो है, 2-3 मिनट की है, 2 की है लगभग। तो इसको देखिए, आप लोग बहुत कुछ अच्छे से समझ पाएंगे पूरा प्रोसीजर क्या होता है। और बात की जा रही है यहाँ पर चंद्रयान के बारे में। अभी हम लोगों ने चंद्रयान 1 देखा था, अभी चंद्रयान 2 आ गया था, फिर चंद्रयान 3 आ गया। ठीक है, तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था वो आप लोगों को बताना है। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो चंद्रयान मिशन 2 था उसमें 3 कंपोनेंट आप लोगों को मेन देखने को मिल रहे थे। एक तो था ऑर्बिटर, यानी कि जैसे ही यहां से धरती से ये मिशन जाता के मतलब गया, यहां पर चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर में घूमकर इनके चांद के चारों ओर घूम घूमकर वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है और वो इन्फॉर्मेशन फिर यहां पर ट्रांसफर कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। दूसरा था यहाँ पर विक्रम, जिसको बोलते हैं लैंडर। विक्रम सारा भाई जी के नाम पर इसका नाम विक्रम रखा गया। इसका पर्पज ये था कि जाकर चांद की सतह पर लैंड करेगा, और जैसे ये लैंड करेगा इसके अंदर से ये रोवर, यानी कि एक तरीका खिलौने तक गाड़ी होती है छोटी छोटी खिलौने वाली, वो निकलेगी और वो यहाँ पर जमीन पर घूमेगी और इसकी सतह के बारे में जानेगी चांद के। ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट किया गया था। ठीक है, पर लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हाफ प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने जो नॉर्मली ऑर्बिटर है वो तो हम लोगों ने उतार दिया, ऑर्बिट में घूमता रहा, पर लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग नहीं करा पाए। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है? ये जो लैंडर है ये ऐसे ऐसे आराम से जाता और चांद की सतह पर जाकर बैठ जाता, और इसके बाद में इसके ढक्कन खुलते और यहां से जाके निकल जाता। ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, आराम से, यानी कि ये टूटा तो फूटता नहीं, पर लेकिन हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए। ये जाकर धड़ाम से लगा उस पर चांद की सतह पर, हार्ड सरफेस थी, टूटकर इसके फरकच्चे उड़ गए। तो जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पर चंद्रयान 2 में देखने को मिली थी, अब वो प्रॉब्लम हम लोग चंद्रयान 3 में यहाँ पर बेसिकली हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से हमारा लॉन्च किया गया ये प्रोजेक्ट है। वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी सॉफ्ट और हार्ड लैंडिंग वाली। हार्ड लैंडिंग में बिल्कुल ऐसा है जैसे गेंद आई टप्पा खा के चली गई। सॉफ्ट लैंडिंग में ऐसा है कि बिल्कुल आराम से जाके गेंद जो है वो सरफेस पे रखी गई, जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया। तो एक शब्द यूज किया गया बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया उड़ीसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक शानदार जर्नी रहने वाली है, मतलब बहुत ही एक बेहतरीन जर्नी आप लोग बोल सकते हो, एक एक्साइटिंग जर्नी आप लोग बोल सकते हो, एक एडवेंचरस जर्नी आप लोग बोल सकते हो, एक लॉन्ग जर्नी बोल सकते हो, एक इवेंटफुल जर्नी बोल सकते हो। तो ये शब्द यूज किया गया यहाँ पर द हिंदू के द्वारा इस पर्टिकुलर बेसिकली मिशन के लिए, और इसको एक परफेक्ट लॉन्च की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, सबसे फाइनल चीज क्या होती है कि मेरिट में आप लोग का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहां नाम आ रहा है तो आप लोगों ने, कोई नहीं पूछने वाला है कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी भाई साहब, कितनी दिक्कतें झेलने को मिली थी, डेली फ्रस्ट्रेट हो रहे थे भाई साहब, डेली मोटिवेशन डिमोटिवेशन का शिकार चल रहे थे, कभी मोटिवेट हो जाते थे तो पढ़ लेते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे तो कोई चाहिए था कि हम लोग को धक्का देकर कोई पढ़ाए, वो वाली सारी चीजें चल रही थी। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारा जो चंद्रयान 3 है इसका एग्जैक्टली जो पता चलेगा कि ये जो सॉफ्ट लैंडिंग वाली बात है ये अगस्त 23 को हम लोग को यहाँ पर वेट करना है, जून जुलाई अगस्त। तो अभी ये इतना समय है आप लोगों के पास में, क्योंकि जब यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो सबसे शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका अब तक हम लोग वेट कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे सॉफ्ट लैंडिंग होंगी तो आप लोग समझ सकते हैं, तो ये एक इस तरीके का एक अचीवमेंट होगा जो कि अभी रिसेंटली चाइना ने इसको अचीव किया, तो हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक तरीके से नेक्स्ट लेवल की, हमारी इसरो की एक नेक्स्ट लेवल की आप लोग बोल सकते हैं कि झंडे गाड़ने वाली जर्नी सामने निकल कर आएगी। इसके लिए जो व्हीकल यूज किया गया है ये है लॉन्च व्हीकल जो मार्क 3 SLV मार्क 3 याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी SLV नहीं LVM। ठीक है, SLV तो दूसरा व्हीकल था वो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, कहाँ से ये लॉन्च
लॉन्च किया गया इसको सतीश धवन, जो सेंटर है बेसिकली श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इससे पहले नॉर्मली कहते हैं चंद्रयान जो 2 था वो फेल नहीं था, तो उसके लिए फेलियर शब्द मत यूज करना यार। क्यों? क्योंकि फेल का मतलब होता है कि एक तरीके से ना तो उससे हम लोग कुछ सीखा और उसने कुछ सक्सेस नहीं की, ऐसा नहीं था। वो आधा मिशन जो था कंप्लीट था, और आधा मिशन क्या बोलूंगा मैं, तो बोलूंगा 25% ही था कि हम लोग लैंडिंग नहीं करा पाए, वरना ऑर्बिटर तो है वो हमारा यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको नेगेटिव तरीके से मत लेना। इसके अंदर में बहुत ही अच्छे खासे लेवल के आप लोगों को पेलोड देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर प्रपल्सन मॉड्यूल के बारे में बात की जा रही है, जिसको पीएम बोल सकते हैं। ये लगभग आप लोगों को 2000 किलोग्राम का देखने को मिलेगा। लैंडर रेस के अंदर में ये आप लोग देखते हैं, ये लगभग मतलब 1.25 के करीब आप लोग बोल सकते हैं, 2000 किलोग्राम का लगभग आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक शब्द यूज किया जा रहा है लूनार डे। लूनार डे का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से जब हम लोग चांद के डे के बारे में बात करते हैं, तो धरती पर जब चांद का एक लूनार डे बोलोगे तो लगभग धरती पर 14 दिन के इक्विवेलेंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो लैंडर जो है वो लगभग 14 दिन तक आप लोगों को वहां पर घूमता हुआ नजर आएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो कि पहले वाले मिशन में रह गई थी। उन्हें कहता कि पेरेंट्स जो है वो बेसिकली सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाए तो बच्चे क्रैक करने जाएंगे, ठीक है। तो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो लूनार रहने वाला है, बेसिकली लैंडर की भी लाइफ है आप लोगों को 1 लूनार डे देखने को मिलेगी, और रोवर की भी जो घूमेगा 14 दिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 14 दिन मोर देन सफिशिएंट टाइम है इस चीज के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इसको यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल शानदार तरीके से यहाँ पर काम करके आएगा, और जो है यहाँ पर 23 और 24 को यहाँ पर लैंड करने वाला है। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 3,84,400 किलोमीटर धरती से। तो इतनी डिस्टेंस पर जाकर ये सारा काम चलने वाला है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं 43 मीटर हाइट का आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर ये पूरा जो सिस्टम था, जिसको LVM-3 ये आप लोग याद रखिएगा, ये लॉन्च व्हीकल का नाम है। इसरो के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस यहां पर दी गई और पूरी दुनिया ने देखा यार, इसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। कल के दिन में 2 शानदार चीजें आप लोगों को देखने को मिली। एक तो ये हमारा जो मिशन लॉन्च किया गया, और दूसरा क्या था, दूसरा था इंडिया और फ्रांस के रिलेशन को एक नई ऊंचाई देखने को मिली। रीजन, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फ्रांस की विजिट पर हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक नई हिस्ट्री क्रिएट हुई। क्यों? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। हाईएस्ट अवार्ड इसको बोलते हैं ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को यहाँ पर ये मिला है, तो एक तरीके से किसी प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई भी अवार्ड मिलता है ना, तो ये समझो कि वो पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर जी के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश को एक तरीके का आप लोग बोल सकते हैं पूरे देश को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कौन है, वो देश के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये इंडिया को अवार्ड मिला है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है यहां पर ऐसे अवार्ड लेने वाले पर्सन की कैटेगरी में आ गए, जो कि आप लोग बोल सकते हैं हिस्टोरिकल फिगर बन गए। क्यों? क्योंकि अब से पहले इतने सारे अवार्ड नेल्सन मंडेला को मिले थे, और जर्मन जो चांसलर एंजेला मार्कल उनको यहां पर देखने को मिले थे। चांसलर शब्द जर्मनी में यूज किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली जैसे पीएम जितनी इक्विवेलेंट पावर होती है ना, तो एक तरीके से समझने के लिए मैं बेसिकली आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। वो कौन से चांसलर थे जर्मनी के, जिन्होंने जो जर्मनी को यूनाइट किया था, और हमारे देश के लिए सेम पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कौन थे, यानी कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने यूनाइट किया, तो उसी पर्सन के नाम से बना था कि इंडिया के वही हैं जो जर्मनी के वो थे। तो ये आप लोग यहाँ पर शब्द याद रख सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिली यहाँ पर, फ्रांस के अंदर में सारे जहां से अच्छा बेसिकली जो ट्यून थी वो बजाई गई। हमारी जो इंडियन मिलिट्री है उसके 242 मेंबर यार यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फ्रांस का जो एक तरीके से डे ना, जैसे हमारे यहाँ पर डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ऐसे ही वहां पर फ्रांस का जो है वो है बेस्टिल डे, जो कि उनका शानदार परफॉर्मेंस रहती है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, और ये गर्व फील करने वाली बातें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इन्हीं सारी घटनाओं के बीच में कल एक दुखद घटना भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और वो क्या थी, वो थी यहाँ पर यमुना का पानी इतना ह्यूज है दिल्ली में, मतलब दिल्ली वालों के लिए सोचकर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा यार कहां से क्या चीजें पहुंच गई। वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है भाई साहब, राजघाट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा एरिया फ्लडेड है आज की डेट में। तो यमुना जो कि नॉर्मली गंदे नाले की तरीके से कई बार देखते थे दिल्ली के अंदर में, मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही है, ये सिचुएशन रहती थी। आप लोग अक्सर मेट्रो में अगर जाते हैं तो यमुना जो बेसिकली वाला एरिया पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर से गुजरती है। अब देखना भाई साहब, मतलब होश धोले कर रखे हैं लोगों के, इतनी बुरी कंडीशन है, पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है। आप लोगों ने जो पिक्चर्स वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह देखी होगी। तो यमुना जिसको नॉर्मली जमुना भी बोलते हैं, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी है हिमालय से, जो यमुनोत्री, जैसे गंगोत्री का नाम सुना है ना, कांवड़ यात्रा। अच्छा, अभी कांवड़ यात्रा भी चल रही है, ठीक है। एक बच्चे ने सेंड की, बेसिकली कांवड़ लेने गया हुआ है,
तो बोला था सर आप भी कवर लेने गए थे ना। हाँ मैं भी कवर लेने गया था। तो अभी यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अभी जो बेसिकली बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग बात करें यमुना के बारे में। तो कांवड़ यात्रा बेसिकली बहुत सारे बच्चे जो हैं जाते हैं इस समय के लिए, हिंदू के लिए बहुत ही एक पवित्र एक फेस्टिवल के तरीके से देखा जाता है बेसिकली, ठीक है। एक बहुत ही शानदार सी जर्नी होती है, लंबे गंगा जी का जल लेकर जो है चलना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जाना जाता है। पर लेकिन आप लोग यहाँ पर बात करें जब यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री जो है बेसिकली वहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यहाँ पर आती है और 1376 किलोमीटर के करीब यमुना जो है वो क्रॉस होती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो अगर इन 3 राज्य से आप लोग आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे आप लोग याद रखिएगा कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, जैसे आप लोग दिल्ली के बारे में बात करें, इसी के साथ में आगरा के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इनसे कनेक्टेड ये बेसिकली यमुना से कनेक्टेड सिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें इसके बारे में, खासकर अभी यमुना जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है। वैसे ट्रिब्यूटरी तो आप लोगों को और भी देखने को मिली, जैसे टोन्स रिवर का नाम आप लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से चंबल रिवर का नाम याद रखते हैं, जो कि बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी की कैटेगरी में यहाँ पर आती है, ठीक है। इसी के साथ में मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग के बनते हैं। तो फिलहाल जो है अभी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है, तो देखते हैं नॉर्मल कैसे रहती है। पर लेकिन बारिश जो है वो भी अभी भी कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को जगह जगह पर देखने को मिल रही है। केजरीवाल साहब ने तो आर्मी को बोला कि आर्मी को बुलाओ यार, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो 2 अच्छी खबर के बीच में ये एक ऐसी खबर है जिसकी वजह से पूरी दिल्ली क्या पूरा देश परेशान है। जब देश की राजधानी में कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है तो वो सबको परेशान करने वाली होती है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी। आइए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज है 15 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस काफी शानदार रहने वाला है। शानदार रहने वाला है कि शानदार हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में अच्छे से चीजें समझी। इसको आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस और प्यार से इसको बैलेंस डाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है और चीजों को आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाते हो। बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है द प्रॉब्लम इज नॉट द लैक ऑफ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी, ये है बट द लैक ऑफ विल, यानी कि आप लोगों का मन नहीं है काम करने का, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आप लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है और उन्होंने झंडे गाड़े हैं। उनमें से एक एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम आप लोग ले सकते हैं। कहां से निकलकर बंदा कहां पहुंच जाता है यार, आप लोग खुद देखिए। ऐसे इंसान के लिए रेस्पेक्ट निकल के आती है, रेस्पेक्ट क्यों नहीं, धार बहती है ऐसे इंसान के लिए। उनके लिए यहां तक बोला जाता है कि वो इंसान जो थे नॉर्मली कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर मान लीजिए आप में से कल को कोई प्रेसिडेंट बनता है, तो सोचो आप देश के नागरिक हो, कल को देश के राष्ट्रपति बन गए, तो उस कुर्सी पर जाकर आप लोग बैठोगे तो आप लोग एक तरीके से ना गौरवान्वित फील करोगे कि हाँ गर्व है यार, हम भी एक तरीके से प्रेसिडेंट बन गए। पर लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में ये बोला जाता है कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि प्रेसिडेंट की कुर्सी जो है वो गौरवान्वित हो गई कि ऐसा इंसान मेरे ऊपर आके बैठा, इतना कैपेबल इंसान मेरे ऊपर आकर बैठा है। तो वो होता है रियलिटी में एक लेजेंडरी कैरेक्टर। तो ये कभी भी आप लोगों को रिसोर्सेज की कमी से नहीं, वो हमेशा विल नहीं है अंदर काम करने की। आज मन नहीं कर रहा है टाइम पर उठने का, आज मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, यार इतने दिनों से पढ़ रहे हैं आज ना रह नहीं देते हैं पढ़ने को। मतलब आप लोग ना उसको बर्डन के तरीके से लेते हो, ना कि उसको एक्साइटमेंट की तरीके से, ना कि उसको इस तरीके से कि यार यही तो एक ऐसी चीज है, एक जिंदगी मिली है शानदार तरीके से फोड़ के जानी है। वो वाली फीलिंग ही नहीं आती है। डेली जो है उन्हें मर मर कर जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो, वो वाला गाना याद करके बस फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो जिंदगी में अपना एक टाइम करना है, लग कर मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, आप लोग खुद देखो नॉर्मली अगर आप लोग एक बार मेहनत कर लेते हो तो आगे आने वाली ये पेमेंट क्या है, 1 साल की पेमेंट आप लोग की, 1 से 1.5 साल की पेमेंट आप लोग की आने वाली 60 साल तक की जो जिंदगी है वो संवारने वाली है। तो क्या इतनी सी पेमेंट नहीं करोगे आप लोग इसके लिए? तो शानदार तरीके से लगे रहो और फाइनल डेस्टिनेशन पर जब पहुंचोगे ना भाई साहब, सब याद ही रखेंगे कि हाँ बंदा ना झंडे गाड़ के है यार, उसके जैसा बनना है बस। तो ये वाली चीजें फील करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ में फीडबैक जरूर देना, कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हुए जरूर बताना। फीडबैक बेसिकली जरूर दिया करो, इससे पता चलता रहता है मुझे कि आप लोगों को चीजें पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, इंडिया में बाढ़ है, अलग अलग यूरोप की कंट्री में बाढ़ है, अमेरिकन कंट्री में बाढ़ देखने को मिल रही है, अभी रिसेंटली चाइना के अंदर भी बाढ़ की न्यूज निकल कर आई, तो हर जगह बाढ़ देखने को मिल रही है। तो कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बोला क्या गया, क्लाइमेट चेंज डज नॉट रेस्पेक्ट बॉर्डर। इसको नहीं पता है भाई साहब तुम इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, तुम किस राज्य से आते हो, ये सबको लपेट के लेगा बिल्कुल कोविड-19 की तरीके से सबको लपेटा उसने। चाहे आप लोग गरीब हो, चाहे आप लोग अमीर हो, चाहे आप लोग बड़े हो, चाहे आप लोग छोटे हो, सबको इक्वल एक नजर से देखता है। ये
अच्छी चीज लगती है क्लाइमेट चेंज की, वो भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि जब वो भेदभाव नहीं कर रहे तो हम लोग क्यों भेदभाव करें, तो सब मिलकर एक दूसरे के साथ में एकजुट होकर हम लोग यहाँ पर काम करें, तभी इस ग्लोबल चैलेंज जो वैश्विक चुनौती है उसके साथ में हम लोग लड़ पाएंगे। ये बात बोली गई यहाँ पर बान की मून के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट देखिए, क्लाइमेट चेंज डज नॉट रेस्पेक्ट बॉर्डर, इट डज नॉट रेस्पेक्ट हु यू आर, रिच एंड पुअर, स्मॉल एंड बिग। देयरफॉर एक तरीके से ये ना पूरा क्वेश्चन की तौर पे लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। देयरफॉर दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लोबल चैलेंज एंड विच रिक्वायर ग्लोबल सोलिडेरिटी। तो इसके ऊपर बोल देगा कि कमेंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो आप लोग इसको ढंग से अगर समझोगे इन चीजों को कि हाँ आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से क्या पूरा मुद्दा है, तो आप लोग इसको लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। एक वैसे स्टेटमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई जरूर करने से, जिससे कि चीजों को आप लोग समझ पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, ओके। बाकी दो इंपॉर्टेंट बात जो कि हर एक स्टूडेंट को ध्यान से सुननी है, जो कि आप लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचाने वाली है, कि कल जो है एक टेस्ट होगा 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। जिस टाइम पर यूपीएससी जो है वो टेस्ट कंडक्ट कराती है, बिल्कुल उसी टाइमिंग पर आप लोगों का टेस्ट रहेगा। और ये टेस्ट जो रहेगा, ये एक तरीका ऐसा टेस्ट रहेगा जिससे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, खासकर वो कैंडिडेट जो कि जानना चाह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो एक तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज का एक आइडिया लग जाएगा यहाँ से। दूसरा, इसके अंदर में जो भी टॉप 50 बच्चे आने वाले हैं, ठीक है, जो भी टॉप 50 बच्चे आने वाले हैं उनको एक कूपन कोड मिलेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे बोले थे कि सर हम चाहते हैं कि बेसिकली यहाँ पर कोर्स का पार्ट बनगा, तो हम लोग नहीं बन पा रहे हैं, सर कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि ऐसे डिस्काउंट दिया जाएगा, मेरिट के बेस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। टॉप 50 बच्चों को एक कूपन कोड मिलेगा, जिससे आप लोगों को एक डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप लोग यूपीएससी के कोर्स में इनरोल करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये डिस्काउंट इतना ही रहेगा जितना कि ओल्ड स्टूडेंट एसएलवी के जिनको मिल रहा था, बेसिकली उसके इक्विवेलेंट आप लोगों को यहाँ पर ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ये एक कूपन कोड आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिससे कि जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो वो लगभग आप लोगों का जितना ईपीएफओ का कोर्स था उतना डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में। तो ये लगभग 4000 का रहेगा। पर लेकिन किसको मिलेगा, ये टॉप 50 स्टूडेंट को मिलेगा, जो टॉप 50 यहाँ पर आने वाला है इसके अंदर में। इसके अलावा और किसी को नहीं मिलने वाला है। तो ये जो टेस्ट रहेगा ये सबको प्रैक्टिस करना है। 9:30 बजे एग्जैक्ट यहाँ पर रेडी रहना है इसके लिए। 9:30 से लेकर 11:30 तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर आधे घंटे के अंदर जो भी यहाँ पर टॉप 50 बच्चे आएंगे, मतलब इसी ड्यूरेशन में जिसको अटेम्प्ट करना है उसी को मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप लोग इसको बाद में अटेम्प्ट कर रहे हो। यानी कि ये एक टेस्ट होगा जो कि 9:30 से 11:30 के बीच में ही जो देगा उसी को यहाँ पर ये फायदा मिलने वाला है, और किसी को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ खासकर वो बच्चे जो कि रियलिटी में एम्बिशियस हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो खासकर उनको थोड़ा सा एक तरीके से एक अच्छा गाइडेंस मिल सके, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी दो इंपॉर्टेंट चीज कई सारे बच्चों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की और मैंने भी टीचर से रिक्वेस्ट की, जो कि यहाँ पर हमारे ऑप्शनल लेने वाले हैं। तो जो 16 का यहाँ पर ये प्राइस रखा गया था तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैंने बहुत ही बात की थी उनसे, पर लेकिन वही है कि टीचर अपने अपने हिसाब से, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट उन्हीं को कवर करना है, तो उसका प्राइस जो है डाउन कर दिया गया है। ये अभी जो है अगर कोई देखे आज की डेट में अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो ये हो गया 999 का, 499 का, ठीक है। जो आउटसाइड अगर कोई आ रहा है जो कि यहाँ पर किसी भी कोर्स का पार्ट नहीं है, और अगर यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग पार्ट हैं हमारे यहाँ पर बेसिकली एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग कनेक्टेड हैं, तो आप लोगों के लिए कितना होगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए होगा 799। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 नंबर का आप लोगों को देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है भाई साहब, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो ऑफलाइन में एक ह्यूज फीस लेते हैं, तो यहाँ पर आकर आप लोग ये इस लेवल पर पढ़ा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। मतलब जब बात की तो यहाँ पर एग्री हुए, फिर यहाँ पर तो ये समझो कि 50% फीस जो है वो डाउन हो गई है। तो ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर ये है, जो न्यू स्टूडेंट है ये है, पर लेकिन ये 21 जुलाई तक ही है, ठीक है। इसके बाद में जो ये फीस है ये बढ़कर हो जाएगी कितना, ये 11,999 हो जाएगी। यानी कि जो पहले यहाँ पर जो 16 रखी गई थी, अब यहाँ पर 11,999 हो जाएगी ये वाली फीस, ठीक है। तो ये आप लोग जो ये फायदा आप लोग ले सकते हैं, ये ओनली 21 जुलाई तक है। दो ऑप्शनल है, एक तो है PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, वो फैकल्टी पढ़ाने वाली है जिनको ह्यूज एक्सपीरियंस है, आप लोगों को साथ साथ में पुराने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कराते चलेगी। और दूसरी फैकल्टी सोशियोलॉजी, वो भी एक ह्यूज एक्सपीरियंस और खुद सेलेक्टेड कैंडिडेट है, वो यहाँ पर बेसिकली आप लोग क्लास लेने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग के चलेंगे। तो जिसको भी लेना है ये ड्यूरेशन है, इसके बाद में फिर मत बोलना क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चाहो यहाँ पर मैं कुछ भी कर देता हूँ बेसिकली इन कोर्स के अंदर में, पर ये मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अगर आप लोग ले लोगे यहाँ पर देख लेना, फिर मुझे मत बोलना यार बाद में, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट टीचर पढ़ा रहा है तो एक यहाँ पर उसी को ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मैंने कहा आप देख लीजिए, और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोले थे सर कोई तो ऑप्शनल लेकर आओ, तो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर इसमें
एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट कर फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये ड्यूरेशन पूछ रहे थे कई सारे बच्चे, तो मेंस तक आप लोगों का यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट तो हो जाएगा 4 से 5 महीने में, और फिर अवेलेबल रहेगा ये आप लोगों का मेंस तक का, ठीक है। तो मेंस तक का जितनी बार चाहे आप लोग उतनी बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और ये किस खुशी में है, क्योंकि एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर सीरियस कैंडिडेट जो कि रियलिटी में सीरियस है, 50,000 प्लस कैंडिडेट यहां पर अब तक जो है वो इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और रेटिंग जो है वो 4.9 की चल रही है, तो ये देखकर दिल को खुशी हो रही है। तो ये सारी आप लोगों की जो एक तरीके से एक नहीं आप लोगों का जो रेस्पेक्ट मिल रहा है यहाँ पर, ये बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का है। और सारे टीचर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि मतलब एक तरीके से बच्चे इतना रेस्पॉन्स करें। जब क्लास आती है ना, वो कहते हैं सर इतने लाइव बच्चे हम लोगों ने कभी नहीं देखे, इतने बच्चे आंसर देते हुए हम लोगों ने कभी नहीं देखे जहां पर भी हम लोगों ने पढ़ाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, इतने सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर कितने सीरियस हैं। तो ये चीज़ थैंक्स अ लॉट यार, अपनी लाइफ को भी सीरियस लेने के लिए और इस एप्लीकेशन को भी सीरियस लेने के लिए। तो ये एक दिल से धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रांटेड ली जाने वाली चीज़ क्या है? ग्रांटेड मतलब जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। अरे कौन देख रहा है, अरे ठीक है चल तो रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा ग्रांटेड लिया जाता है और वो हमारे से रिलेटेड है? मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि वो है हमारी हेल्थ। आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली अगर आप लोग आयुर्वेदा को उठाकर देखोगे, उसमें बहुत सारी पद्धति बताई गई है कि कैसे हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, डेली कम से कम एक बार इतनी एक्सरसाइज करना कि शरीर में से पसीना निकल जाए, पानी टाइम टू टाइम पीते रहना, एक अच्छा एक तरीके से जो शुद्ध भोजन खाना, सही तरीके से पका हुआ भोजन खाना। या फिर पानी के बारे में तो आप लोगों ने सुना है कि इतना पानी अगर ले इंसान और सही तरीके से अगर एक तरीके से ना सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को, ये कहा जाता है कि खाने को पानी की तरह बेसिकली यूज़ करना चाहिए और पानी को खाने की तरह। मतलब क्या है, समझ में आया? जब खाना खाए तो उसको इतना चबा दो कि वो पानी की तरह बन जाए और निगलना पड़े, और पानी को सिप सिप कर कर पियो घूंट घूंट में, यानी कि एक बार गिलास पकड़ा और उड़ेल दिया। ये सबसे ज़्यादा ऐसे टिप्स हैं जो कि अक्सर आप लोगों ने लोगों को देते हुए सुना होगा। पर लेकिन हम लोग इन सबको ग्रांटेड लेते हुए आज की डेट में यहाँ पर कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि हर एक इंसान में देखने को मिलती है। उनमें से या तो चश्मा चढ़ा हुआ आप लोगों को मिलेगा, मैं भी उनमें से एक शिकारी हूँ जिसको चश्मे का शिकार है। आप लोगों ने देखा होगा मोटापा, जो मैक्सिमम लोगों की आज के डेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बाल सफ़ेद होना, इसी के साथ में और भी कई सारी जैसे थायराइड जैसी प्रॉब्लम होना। ये सारी बीमारी को अगर आप लोग काउंट करोगे, जो बीमारी ऐसी होती है कि जिस इंसान को लग जाए ये उसी के अंदर रहेंगी, किसी और के पास में नहीं जाएंगे। इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि ये उसी से प्यार करती हैं जिसके पास में रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना की तरह मुझे हर एक इंसान से प्यार है, ठीक है, वायरस हूँ वायरस से प्यार करता हूँ इनकी वो कंडीशन नहीं है। ये इतनी लॉयल हैं जिसके पास में उसके पास ही रहेंगी ये बीमारियाँ। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है आज की डेट में कि इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और इससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ मुझे क्या लगती है वो ये है कि अगर बात करें यहाँ पर इन बीमारियों के बारे में, तो ये सारी की सारी बीमारी जो हैं वो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ समझते हो? लाइफ स्टाइल डिजीज़ वो होती हैं जो हम लोग टाइम पर न सोना, टाइम पर न खाना, कुछ ऐसी हरकतें करना जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि हमारा रहन सहन खान पान ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हम लोग को ये बीमारी लग गई है। इनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। कैंसर भी उनमें से एक बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ हो गई वो भी एक ऐसी बीमारी है, हार्ट यानी कि दिल से रिलेटेड बीमारी हो गई, या फिर कोई और ऐसी क्रोनिक जो डिजीज हो गई। ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी ईटिंग यानी कि प्रॉपर तरीके से खाने को न खाना, या फिर उल्टी सीधी चीज़ें खाना, शराब दारू वगैरह पीना। आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल एक्टिविटी न करना यानी कि फिजिकली इनएक्टिव होना, या फिर तंबाकू का सेवन करना। यानी कि जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ये पेड़ बना है ना यार, ये पेड़ जो है ये फल देने स्टार्ट कर देता है अलग अलग बीमारियों के, जब यहाँ पर इसकी जड़ों में इन चीज़ों का सेवन जाता है। यानी कि जब इस पेड़ की जड़ इन चीज़ों से बनी होती है तो तब ये समझ लो कि ये आप लोगों की काया पलटने वाला है, वो भी नेगेटिव तरीके से। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ले जाकर आप लोगों को छोड़ेगा कि आप लोग रिकवर भी नहीं कर पाओगे। कई बार लाइलाज बीमारी तक इंसान को लेकर छोड़ जाता है। सबसे खतरनाक चीज़ क्या है आज की डेट में, हमारे देश के अंदर में इनकी संख्या बेइंतहा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया आ रहा है, घर से बैठकर काम करने का आप लोगों को आज की डेट में चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अगर बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, तो क्लेम करता है 17 मिलियन लाइव्स
अंडर अगर बात करें यहाँ पर एज ऑफ 17, यानी कि ऐसा नहीं कि बुजुर्गों को हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एज बढ़ने के बाद में लगता है इंसान को कि हाँ यार ऐसी बीमारी हो जाया करती है। आज की डेट में ये बीमारी एज के साथ में कनेक्ट रही नहीं है यार, ये हमारे साथ में कनेक्ट हो गई है, इनको हमसे प्यार हो गया है कि ये बिल्कुल करेक्ट इंसान है इस सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए। डायबिटीज आई, उसको लगा ये बिल्कुल करेक्ट आदमी है, इसको जाकर चिपकती हूँ, ठीक है। कैंसर की बीमारी आई भाई साहब, उसी के पास में आएगी जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अनप्रोडक्टिव वे में चीज़ों को कर रहा होगा अपनी लाइफ के साथ में। तो इस तरीके से चीज़ें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर बात करें इसकी वजह से जो डेथ हो रही है इंडिया के अंदर में अगर बात करें या फिर दुनिया के अंदर में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर में। यहाँ पर 86% जो डेथ हो रही है वो गरीब देशों से काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये इस बीमारी के बारे में अगर बात करें, ठीक है। इसी के साथ में बात करें टोटल डेथ इन इंडिया जो इसकी वजह से हुई थी वो थी 66% डेथ इंडिया के अंदर में हुई थी, जिसमें टॉप पर जो यहाँ पर सबसे पोजीशन पर इनके विनर जो था यहाँ पर वो था हार्ट से रिलेटेड बीमारी। हार्ट अटैक जैसी बीमारी आज की डेट में इतनी आम हो गई है कि 2 मिनट में इंसान का पता नहीं चलता कि तितर हो जाता है इंसान, आज था अगले ही पल में नहीं है। और रीजन क्या है? रीजन है हमारा ढंग से रहन सहन खान पान, जिसमें से अनहेल्दी ईटिंग, ये याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीना या फिर इनएक्टिव रहना या फिर तंबाकू का सेवन करना, ये 4 सबसे बड़े रीजन है यहाँ पर आज की डेट में हार्ट अटैक के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो। इसी के साथ में सांस से रिलेटेड बीमारी हो जाना, इंसानों को सिगरेट पिए जा रहे हैं पर लेकिन सांस से रिलेटेड बीमारी है, थम ही नहीं रही है। डायबिटीज तो बड़ी कॉमन है आज की डेट में, और इसी के साथ में कैंसर, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो इतने सारे लोगों को लेकर डूब रही है। 25 लाख यहाँ पर, 11 लाख यहाँ पर, 9 लाख यहाँ पर और लगभग 3.5 लाख यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब 25.5, 11.5, टोटल 11.5 से भी ऊपर ही है, लगभग 9.5 और लगभग 3.5 लाख। इनको टोटल को काउंट कर कर बताओ, ऐड कर कर टोटल कितने लोग हो गए? इतना तो एडिशन कर लोगे ना, है CSAT पेपर भी क्लियर करना है ना, तो इतना तो होना चाहिए। तो इसके बारे में यहाँ पर अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की कैटेगरी में आप लोग ले सकते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड कर रही है और रीनेम कर रही है यहाँ पर इस प्रोग्राम को, ताकि इसको ढंग से कंट्रोल किया जा सके। यानी कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सरकार को भी पता चल गया है कि भाई साहब इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप लोगों को बड़ा ही सुनहरा भविष्य देखने को मिलेगा। यानी कि आज की डेट में अगर डॉक्टर कोई बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि उससे शानदार फ्यूचर किसी इंसान का होगा। रियलिटी में बोल रहा हूँ, डॉक्टर बनना आज की डेट में सबसे शानदार फ्यूचर है। अगर मेरे से एज ए करियर, एक तरीके से करियर कंसल्टेशन किसी को करनी हो और वो सजेशन के तौर पर बोला जाए तो डॉक्टर बन जाओ, वैसा आंख मीच के। आने वाले टाइम में मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ है करियर में, क्योंकि लोगों की हरकतें ऐसी होती जा रही हैं जो कि आप लोगों के सामने है। यहाँ पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, डेटा खुद बोल रहा है। जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पेड़ दिखाया और उसकी जड़ें दिखाई, तो 4 तरीके की नॉर्मली आप लोग यहाँ पर ये याद रखते हैं। वैसे और भी कई सारी हैं जो यहाँ पर आप लोग दिखते हैं। ओबेसिटी इसमें आज के डेट में बड़ी ही कॉमन है, मोटापा आज के डेट में देखने को मिलता है। और डिप्रेशन भी ऐसी हैं, अगर मुझे डिप्रेशन है तो मुझे ही रहेगा भाई साहब, ये आप लोगों को नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि आज की डेट में ये बीमारी ऐसी है, जैसे मुझे डिप्रेशन हो रहा है सुबह से, मतलब मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मेरी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म होती जा रही है, तो वो मेरे साथ ही रहेगा। हाँ, दूसरे को आप लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाकर उसको भी डिप्रेशन में ला सकते हो, पर लेकिन होता क्या है बेसिकली, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को 2-4 बातें अच्छी बताऊंगा थोड़ी देर के लिए तो आप लोग को अच्छा लगेगा, पर लेकिन 24 घंटे आप लोग को उसी माहौल में रहना है जहां पर आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर से आप लोग उसी माहौल में जाएंगे। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करना, अपने आप को थोड़ा सा आशावादी बनाना, थोड़ा सा जिंदगी में प्रोडक्टिव चीज़ों को देखना, ये भी एक नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। कई सारी बीमारी तो आप लोग का नज़रिया चेंज करते ही चेंज हो जाएंगी, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है जो आप लोगों के सोचने के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं। इसके लिए अगर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सरकार के द्वारा यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो सारी नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज़ हैं, यानी कि जो भी ऐसी बीमारी है जिस इंसान को लगी है उसी इंसान के पास में रहेगी, वो किसी और के पास में नहीं जाएगी। प्रोग्राम यहाँ पर है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि MNPNCD। तो इस तरीके जो प्रोग्राम है पहले यहाँ पर अगर बात करें तो लॉन्च किए गए थे 2010 में, यानी कि सरकार को आज से नहीं बहुत पहले से पता है कि यहाँ पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को बर्बाद कर रही है, और 1 दशक के बाद में भी हम लोग इसके बाद में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ें और बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत में यहाँ पर फोकस ये है
कि कैसे हम लोग को ढांचा बनाना है, कैसे इसके लिए हम लोग को अच्छे अच्छे डॉक्टर लेकर आने हैं, कैसे हेल्थ के बारे में प्रमोशन करना है, और कैसे अगर कोई बीमारी हो रही है पहले उसको ठीक करना है, कैसे इन चीज़ों को मैनेजमेंट करना है और कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी इंसान को कैंसर की बीमारी जस्ट स्टार्ट हुई है, ये इनके फर्स्ट स्टेज कैंसर है, उस टाइम पर इंसान की जान बचाना आसान रहता है, पर लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई तो ये समझो कि जिंदगी भी नेक्स्ट लेवल पर खत्म होने पहुंच रही है। तो ये जरूरी है यहाँ पर एक बेसिक पैटर्न लेकर चलना। नॉन कम्युनिकेबल जब डिजीज के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे लेवल की बीमारी है कि मैं बोलूं कि अकेला ठीक कर दूंगा तो मेरे बस की बात नहीं है, यानी कि मेरे औकात से बाहर है। हर एक लेवल पर काम करना पड़ेगा। नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हर लेवल पर प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि इससे रिलेटेड चीज़ों को हैंडल किया जा सके और तभी जाकर हम लोग यहाँ पर इनका डायग्नोसिस कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है किसी को अगर डिप्रेशन की बीमारी है आप लोग एक बार किसी साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाकर छोड़ दो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसको फॉलोअप अलग अलग तरीके से उसको बार बार उसको ट्रीट करना पड़ेगा, बार बार बातें करनी पड़ेगी, तब जाकर चीज़ें जो हैं वो सुधरती हुई नजर आएंगी। तो ये जरूरी है कि यहाँ पर फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की जो बात की जा रही है, यहाँ पर प्रॉपर एक पैटर्न में चीज़ें आप लोगों को चलती नजर आएगी। इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको रीनेम कर दिया गया नेशनल NCD पोर्टल के नाम से, यानी कि इसका भी नाम चेंज किया गया ताकि लोगों को आसानी से यहाँ पर याद रहे। तो अब यहाँ पर क्या है कि सारी की सारी जो बीमारी हैं वो यहाँ पर इसके अंदर कवर की जाएगी। और खासकर ये जो सारी की सारी बीमारी हैं आज के दिन, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, सर्विकल कैंसर भी इसमें आप लोग बोल सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर खासकर जो वुमेन के लिए आज के दिन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलता है और बहुत ही लार्ज स्केल पर बीमारी निकल के आती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये आज से नहीं है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये ऐसी बीमारी है जो कि आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। मेरी दादी जी की जो डेथ हुई थी वो भी इसी की वजह से हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिलती है, खासकर जब हम लोग महिलाओं के बारे में बात करते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर सरकार का फोकस देना बनता है अगर चाहते हैं कि हेल्दी जो है वो देश बना रहे। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, तो ये प्रोग्राम 2013 में लॉन्च किया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को सब्ज्यूम करके, सब्ज्यूम मतलब इन दोनों को मिलाकर एक प्रोग्राम यहां पर बना दिया गया था। इसमें कई सारे इंडिकेटर रखे गए थे कि कैसे रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर ये किस तरीके से है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर रिड्यूस करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रिड्यूस करना है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। यहाँ पर कभी इसको कंपेयर करने लगो कि ये 1000 पर 1 लाइव बर्थ क्या दे रखा है। नॉर्मली अगर इसके बारे में बात करें आप लोग, यहाँ पर ये रेट जो होता है उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है, इस पर लेकर आना है, वरना ये 1 लाख पर निकल आता है कि 1 लाख महिलाएं अगर बच्चों को जन्म देती हैं तो कितनी माँ की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इनको रिड्यूस कर लाने की बात की जा रही है कि इतने पर इसको लेकर आना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें आप लोग देखते हैं कि जो हेल्थ मिशन के बारे में बात करते हैं, इसमें मलेरिया भी है, इसमें लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां, इसमें अनीमिया भी है, इसमें वो सारी बीमारी हैं जिसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है ताकि इनको मिटाया जा सके सोसाइटी समाज के अंदर से। तो नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में इसीलिए यहाँ पर लॉन्च किया गया था एक लार्ज स्केल पर। बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में आप लोगों को बताई दिया है, वही बातें यहाँ पर बोली गई, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ये सारी बातें कहाँ कहाँ पर कितने लोगों की जान जा रही है, तो ये मैंने अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताई दिया आप लोगों को। और कौन कौन सी ये बीमारी होती है ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर क्या इसके रिलेटेड जब इतनी बीमारी इस लेवल पर चल रही है और हम लोग अभी यहाँ पर नई नई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आज तक कोई इनिशिएटिव हम लोगों ने नहीं लिए थे? बहुत सारे इनिशिएटिव है, सरकार टाइम टू टाइम लेती रहती है, जो कि आप लोग डायरेक्ट आप लोगों से पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर भी। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए नेशनल लेवल पर प्रोग्राम बनाया गया है, ना कि स्टेट लेवल पर, ठीक है। वैसे हेल्थ के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को पता है हेल्थ कहाँ पर आता है, जब हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि हेल्थ को हम लोगों ने कहां पर रखा है, हेल्थ को हम लोगों ने रखा है स्टेट लिस्ट के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर फिर भी सेंटर यहां पर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो अकेले स्टेट की बस की बात नहीं है यहां पर। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया कैसे हम लोग को लेकर चलना है टर्सरी केयर सेंटर फैसिलिटी, ताकि सपोर्ट किया जा सके स्टेट सेंटर इंस्टीट्यूट और टर्सरी केयर सेंटर्स को भी। यहाँ पर कैंसर के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर काम किया गया, आप लोग देखते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाई गई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड की गई, अफोर्डेबल मेडिसिन और रिलायबल जो यहाँ पर
चीजों को इंप्लीमेंट किया गया ट्रीटमेंट के लिए, जिसका नाम यहाँ पर अमृत रखा गया। ये आप लोग वो देख सकते हैं। जन औषधि स्टोर के बारे में यहाँ पर बात की गई। अफोर्डेबल लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराना, ये भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई चीज यहाँ पर 1 लाख की आ रही है और वो 1 लाख की चीज अगर किसी को यहाँ पर घटकर अगर यहाँ पर 20,000 में मिल जा रही है तो 5 गुना कम प्राइस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये अफोर्डेबल की कैटेगरी में होगा। किसी का ऑपरेशन 1 लाख का हो रहा है, उसको 20,000 में ऑपरेशन हो गया उसका, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना कम यहाँ पर हो गया। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ये एक अफोर्डेबल की कैटेगरी में आ गया कि 5 गुना प्राइस कम कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि बहुत महंगी महंगी थी, उनको 5-5, 6-6, 7-7 गुना कम कर यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 तक का, और इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा भी यहाँ पर इसके ऊपर काम किया गया, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर इसको बोला कि कंट्रोल किया जाएगा 2013 से लेकर 20 तक का, और फिर इसको 30 तक का कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आप लोग याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए। यानी कि आज की डेट में जो चीजें आप लोगों के सामने हैं वो अलग अलग लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर काम करती हुई नजर आ रही है। और इसका बेसिक मुद्दा क्या है, क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है और ये किसी एक देश के में भी चीजें नहीं देखने को मिल रही है, ये मैक्सिमम देशों में आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिक पूरा आर्टिकल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ये सारा डेटा है जिससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब क्वेश्चन देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, कौन इसका आंसर दे पाएगा। आंसर दीजिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD, ये मेडिकल कंडीशन है और डिजीज है जो कि दे आर नॉट कॉज बाय द इन्फेक्शन एजेंट। मेन टाइप जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज और कैंसर। सही आंसर क्या है, 1, 2, बोथ या फिर नन। अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन आंसर देता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो प्रोग्राम है यहां पर लॉन्च किया गया था 2010 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत में, और प्रमोट करा है फ्री डायग्नोसिस फैसिलिटी, पेशेंट को अटेंड करिए ताकि यहां पर क्लिनिक में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड चीजों को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराया गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। वीडियो को पॉज कर भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक और बात की जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है, तो इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करिए, आप लोगों को पता चलेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये सी, यानी कि बहुत सही है। यहाँ पर ये सारी चीजें अभी आप लोग को एक्सप्लेन की गई हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर भी आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। ये चीजें अभी आप लोग को एक्सप्लेन करी हैं, तो यहाँ पर कोई इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आंसर जो होगा आप लोगों के सामने डी है। ये भी चीजें अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करी हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं हेल्थ को लेकर। और हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है यार, ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है, और कोविड-19 के टाइम पर और ज़्यादा न्यूज़ में रहा। आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन बने यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अगर क्वेश्चन बने तो आंसर राइटिंग में भी आप लोग क्वेश्चन दूंगा, उसको लिखिएगा जरूर, पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। और कोई डाउट है तो भाई साहब उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आए हो तो डाउट को यहीं पर ही छोड़ के जाना, ठीक है। बताना जरूर कैसा लगा आर्टिकल। दोस्तों ये जो आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली ये इंसान नहीं है, ये जानवर है। और यहाँ पर एक निर्जीव प्राणी को ये ऊपर से फेंकता है 3, 4 या 5, 6 मंजिली बिल्डिंग से, कुत्ते को पकड़ता है और नीचे फेंक देता है। इससे पूछा जाता है कि ओए बिन बुद्धि के इंसान बने, बुद्धि से पैदल इंसान, तूने ऐसा क्यों किया। तो भाई साहब जवाब देते हैं कि मैं नीचे फेंक के देखना चाह रहा था कि ये मरता है कि नहीं मरता है। मेरे दिमाग में तभी आया कि खुद से कूद के देख लेता एक बार, पता चल जाता तुझे। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो हमारे देश में कानून था उसकी वजह से इसको सजा अच्छी खासी नहीं मिली जो इसको मिलनी चाहिए थी। पर आज अगर ये ऐसी हरकतें करेगा, अब इसको यहाँ पर तगड़ी सजा मिलने वाली है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में। इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यानी कि पुराना जो कानून है उसके अंदर में 61 चेंज किए गए हैं। 3 साल की जेल भी भरी गई है, और इसी के साथ में जो भी ऐसी क्रुएल्टी करता है कोई हद लेवल की, फिर यहाँ पर 5 तक भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है अगर वो मार देता है उसको, जानवर को। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये कानून, क्योंकि इस तरह के कानून रहेंगे तो लोगों के अंदर में थोड़ा खौफ रहेगा। वो जैसी बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम करते हुए नजर आएंगे। एक शब्द यहाँ पर यूज किया गया है जिसको बोला गया भीषण क्रूरता, इसको इंग्लिश में बोला गया ग्रूसम क्रुएलिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एक शब्द भी है आप लोगों के लिए, लिखा हुआ कहीं आ जाए तो ये ना लगे कि यार ये कहाँ से आ गया। हमारे देश में ऑलरेडी कानून है जिसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 बोला गया है, जो कि यहाँ पर ऐसा था कि मुझे तो ये लगता था कि ये है और नहीं है दोनों बराबर है।
यानी कि इसका किसी को कोई खौफ ही नहीं था, कोई कैसी भी बदतमीजी कर रहा है, अपनी लाइफ को उस तरीके से कर रहा है और कोई इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें भी नहीं कर रहा था। तो मुझे तो उस टाइम पर जब इसके बारे में मैंने जाना कि इस इंसान ने कुत्ते को फेंक दिया है ऊपर से उठाकर, और इसके ऊपर फाइन कितना लगाया गया, मैक्सिमम फाइन 50 रुपये का। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब मैं तो यही हो गया, मैंने कहा हद हो गई, मैंने कहा मैं दूंगा 5,000 रुपये, इसको ना कम से कम 5-6 कोड़े तो जरूर मारो कम से कम, ताकि आगे से कोई ऐसी हरकतें न करे बेजुबान जानवरों के साथ में। अभी जो पर्टिकुलर कानून है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसके अंदर कई सारी कैटेगरी डाली गई है और कई सारी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस किए गए हैं और कई सारी अच्छी बातें भी की गई हैं। जैसे कि एक एक पॉइंट जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप लोगों के माइंड में उसको लेकर डाउट न रहे। तो एक एक पॉइंट जो है क्रिस्टल क्लियर होता हुआ आप लोगों को आगे बढ़ेगा। अमेंडमेंट क्या यहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिएगा अमेंडमेंट के बारे में एक एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कई सारे शब्द ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर दे दे तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे बिस्टियलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वसीहतता, यानी कि वहसीपन नहीं कहते हैं, वहसी बन गया है। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो जानवरों के साथ में इंटरकोर्स करे, जानवरों के साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बनाए, तो उसको यहाँ पर एज ए क्राइम माना गया है और उसको क्राइम की नई कैटेगरी दी गई है ग्रुसम, यानी कि ये क्रुएलिटी की पराकाष्ठा होगी अगर ऐसी बदतमीजी कोई करता हुआ पाया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे केस अलग अलग राज्य से निकल कर आए जिसमें ये बदतमीजी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कानून में डालने का मतलब नहीं है कि वैसे ही डाल दिया है, ऑलरेडी ये ऐसी हरकतें सोसाइटी में हो रही हैं, इसलिए यहां पर डाला गया है। मिनिमम 50,000 रुपए का फाइन है और इसको इंक्रीज कर 75,000 ले जा सकता है, जो कि 50 रुपए था पहले। अब कम से कम जेब थोड़ी खाली होगी तो इंसान को लगेगा कि हाँ आगे से ऐसी बदतमीजी नहीं काटनी है। मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल कर दिया है जेल के अंदर में विद फाइन, तो ये काफ़ी अच्छा है। यानी कि इंसान जो है वो सुधरेगा थोड़ा सा कि ऐसी हरकतें नहीं करनी है। सबसे जो प्यारी चीज़ मुझे लगी वो है यहाँ पर ये 5 फ्रीडम की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि एनिमल्स की होनी चाहिए। आखिर एनिमल भी है तो ना, जीव, बेजुबान प्राणी है यार। घर पे गांव में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कुत्ते आते हैं रोटी मांगने, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा डाल दो तो बेचारे आराम से खा के निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इनकी फ्रीडम के बारे में बात करें तो वो कमाते नहीं है, खाते नहीं है, वो हमारे ही बीच में रहते हैं और हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका ध्यान रखना। तो बात की जा रही है फ्रीडम फ्रॉम थ्रस्ट, यानी कि प्यास, भुखमरी और मेलन्यूट्रिशन, यानी कि कोई भी ऐसी चीजें हो तो यहां पर उसका ध्यान रखना है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी हम लोग रखते हैं अपने पास में। यानी कि प्यासा नहीं रहे, पानी पिलाते रहो उसको, भूखा या फिर कुपोषण, जैसे पालतू जानवर को आप लोग रखते हैं ना, ऐसे यहां पर बात की जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्कंफर्ट फील करे ड्यू टू इन्वायरमेंट। हम क्या करते हैं, कुत्तों की पूंछ पे पटाखे बांध के छुटा देते हैं कई बार दीपावली पे, देखे होंगे ना कई सारे ऐसे वीडियो आप लोगों ने। ये बदतमीजी होती है यार अपने आप में, ये गलत चीज है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी, डिजीज। इसी के बारे में कई सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। जैसे अभी अगर आप लोग तमिलनाडु के अंदर में जाएं, एक मूवी देखिए, कंपाला मूवी देखी आप लोगों ने, जो रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी। मैं भी ना माइंड से निकल जाता है कई बार। कंतारा मूवी का नाम है, ठीक है ना, कंपाला नहीं। चलो एक शब्द आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, याद रखिएगा, KAMBALA, ठीक है, कंबाला, ठीक है। ये पर्टिकुलर बोफेलो रेस होती है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है कर्नाटका वगैरह वाले रीजन में, ठीक है। तो ये इसके नाम से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर जल्लीकट्टू देखने को मिलता है तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर में। तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि ये एनिमल को इंजरी या फिर पेन दे जाता है, और इस पर कई सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी यहाँ पर इसके ऊपर बातें की थी कि अगर आज की डेट में आप लोग देखो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं यहाँ पर उनको जिस तरीके का दर्द आप लोग देते हो, सोचो आप लोगों को बॉक्सिंग के पंच में आप लोग जब जाते हो, बॉक्सिंग के पंच लगते हैं तो आप लोगों के पास में क्या होता है, आप लोग उसकी दवाइयाँ करते हो, फिर जाके वो करते हो, कैसा लगता है उस टाइम पर। तो जो पेन, इंजरी, जो यहाँ पर डिजीज वगैरह इनको दी जाती है, उससे आप लोगों को यहाँ पर दूर रहना है, बेसिकली इनको दूर रखना है। तो उसमें यहाँ पर ये रहता है कि क्या कंबाला जैसी चीज़ें या फिर यहाँ पर जल्लीकट्टू जैसी चीज़ें ये होनी चाहिए, जो कि कंतारा मूवी के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिला है, ठीक है। इसी के साथ में फ्रीडम टू एक्सप्रेस द नॉर्मल बिहेवियर फॉर द स्पीसीज, जो भी उनका नॉर्मल बिहेवियर है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर जानवर जो है किसी दूसरे जानवर का शिकार कर कर अपना पेट पालता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनको नेचुरल तरीके से अपना शिकार करने दो। यानी कि हम लोग बेसिकली उनको कुछ कर ही नहीं देने, उसको शेर को उसका शिकार ही नहीं खाने देंगे तो भूखा मर जाएगा। तो एक नेचुरल तरीके से उनका नॉर्मल बिहेवियर जो है वो उनको शो करने दो फॉर द जो भी स्पीसीज है उसके आसपास में, ठीक है।
फ्रीडम फ्रॉम द फियर और डिस्ट्रेस। कई बार क्या करते हैं, पकड़ के उनको किस में रखते हैं, आप लोग ने सर्कस में पहले देखा करते थे। आज की डेट में तो खैर सर्कस वगैरह आई थिंक खत्म हो गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, वरना कितना ज़्यादा मिसट्रीट उनको किया जाता था। क्योंकि शेर को भी वहाँ पर बैठाया जा रहा है, तो वो आसानी से नहीं बैठा है, कितनी सारी यातनाएं उसने झेली होगी, कितनी बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया होगा, तब जाकर वो उस चेयर पर बैठकर यहाँ पर जी हजूरी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें गलत है, इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है। जंगल के राजा को जंगल के अंदर ही सही लगता है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आप लोगों को, एक ऐसा जानवर जो कि भेड़िया है, जिसको अक्सर जो लोग हैं पालतू नहीं बनाते हैं, क्योंकि भेड़िया ऐसा है जब भी मौका मिलेगा वो तुरंत चपेट जाएगा। तो ये बात भेड़िया के बारे में बड़ी फेमस है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी भेड़िया को लोग जो है पालतू बनाना पसंद नहीं करते हैं। वो भेड़िया बड़ा खतरनाक होता है, अक्सर आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि भेड़िया पाल रखा है। रेयर इक्का दुक्का केस कहीं मिल जाए तो अलग बात है, पर लेकिन भेड़िया इतना खतरनाक होता है, ये मानते हैं कि मतलब खत्म कर देगा बस बिल्कुल। कहानी भी सुने ना भेड़िया के ऊपर, कि गांव में एक भेड़िया आया करता था, एक बच्चा था, वो बोलता था भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो गाँव वाले आगे देखने के लिए, कहाँ आया, तो बोला मैं मजाक कर रहा था। एक बार सच्ची में आ गया और उसको फाड़ के चला गया, कोई आया नहीं बचाने की, तो मजाक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहानियाँ भी बनी हुई हैं भेड़िया के ऊपर। तो ये भेड़िया की चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें कम्युनिटी एनिमल के बारे में, तो एनी एनिमल बोर्न इन द कम्युनिटी फॉर विच नो ओनरशिप, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। यानी कि जैसे कि गली में कुत्ते घूमते हैं, तो वो जो कुत्ते घूमते हैं उनको यहाँ पर कोई श्रेय ट्रीटमेंट नहीं देगा, उसमें जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी वो उसके ऊपर फोकस देगी कि उसके साथ में कुछ गलत ट्रीटमेंट नहीं दे। मतलब मान लीजिए मेरे घर में कुत्ता है, जैसे मैंने आप लोगों को कुत्ते की स्टोरी सुनाई थी कि मेरे घर में एक बेसिकली कुत्ता था, उसको कैंसर हो गया था, उसका इलाज करवाया गया था। तो वो कम्युनिटी का कुत्ता था, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, अब उसकी लोकल गवर्नमेंट की बनेगी। अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है, अगर कोई मैंने पाल रखा है अपने घर में, तो उसकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, ये बोला गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर डाली गई हैं ताकि सिचुएशन को जो है वो सही डायरेक्शन में रखा जा सके, और ऐसे जानवर जो हैं उन जानवरों से, इन बेजुबान जानवरों को बचाया जा सके, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, सबसे जो जरूरी बात है कि पुराने वाला जो यहाँ पर था उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे कि 500 रुपये के बारे में, जैसे मैंने 50 रुपये 10 रुपये मैक्सिमम फाइन वहाँ पर देखने को मिलता था। ठीक है, बहुत सारी और चीज़ नहीं थी यहाँ पर। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था पुराने एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो 1962 में बनाया गया, जब वो 1960s में एक्ट आया, तो उससे यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाया गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्यारा सा क्वेश्चन 2014 में पूछ लिया गया इसी टॉपिक से। बोला जा रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है, जो इंडिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया इस्टेब्लिश किया गया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। समझ रहे आप लोग यहाँ पर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है वो चेयर की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो अगर आप लोगों को पता है कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो आसानी से आप लोग यहाँ पर क्या कर गए, खेल गए आप लोग। ठीक है, ओए बेटे मौज कर दी सुना डायलॉग हो। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कल को अगर क्वेश्चन भी बने तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, ये बेसिकली हमारी कंट्री में 1962 में बनाया गया था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो 2005 में बनाई गई थी। ठीक है, और इसी के साथ में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, 2009 में बनाई गई थी। तो ये कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ लिया करते हैं। तो इनमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को होगा तो फिर दिक्कत होगी, आप लोग उसको ढंग से बता नहीं पाओगे, पर अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग ढंग से बता पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, बड़ा ही प्यारा सा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया अंडर सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट 1960 के तहत। दूसरा बोला गया है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तीसरा बोला गया फंक्शन जो है इंश्योर करती है ताकि वेलफेयर किया जा सके यहाँ पर और जानवरों का ध्यान रखा जा सके, वो सब बातें हैं यहाँ पर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है आप लोगों को। बता दो, जब भी कोई अच्छी बातें की जाती है ना, खासकर आर्टिकल उसके अंदर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट रहती है तो अक्सर वो सही होती है, यानी कि उसमें गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बोला क्या जा रहा है याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोला जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। इसमें याद रखिएगा मैंने अभी बताया कि 1960 में उसको बनाया गया और वो एक पर्टिकुलर कानून के थ्रू बनाया गया, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। सॉरी यार।
तो स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोगों को देखने को मिली है क्योंकि कानून के थ्रू यहां पर बनाई गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पूरा आर्टिकल समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप लोग, और इंटरव्यू की कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। बात की जा रही है कि वाई देयर इज हाई प्रिवलेंस ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ। क्यों रीजन है कि वाइल्ड लाइफ के खिलाफ क्रुएल्टी देखने को मिलती है, और चैलेंज इन कंट्रोलिंग जो क्रुएल्टी अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो जानवर होते हैं उनके खिलाफ क्या क्या चैलेंज है उसको कंट्रोल करने में, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि क्रुएलिटी जो यहाँ पर देखने को मिलती है एनिमल के खिलाफ, इसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में हम लोग जानवरों को पालते हैं ताकि उनको खा सकें। तो ये एक तरीके से देख सकते हैं आप लोग, आज की डेट में जंगल जल गए बहुत सारे, अमेजन फॉरेस्ट जल गए, वहां पर दिक्कतें आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, जिनके ऊपर काम करना जरूरी है। तो ये क्रुएलिटी की नेक्स्ट लेवल की डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना है। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा किसी भी देश का फ्यूचर जो है वो उसके बच्चे होते हैं। अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी न रहे, वो बीमार रहें, उनका ढंग से डेवलपमेंट ना हो, तो देश जो है वो अपाइज हो जाएगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी ही कुछ कंडीशन अभी देखने को मिल रही है। कई सारी फूड कंपनी जो है वो बच्चों के प्रोडक्ट बनाती हैं, और प्रोडक्ट बनाने के बाद में उनको हेल्दी प्रोडक्ट के नाम पर बेचती है, पर इन रियलिटी उनके अंदर में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली होती हैं कि अगर सबको उसके बारे में पता चलने लगे तो लोग जो हैं, बच्चों तो बच्चों, दुश्मनों को भी वो चीज़ खिलाना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। अभी ये केस कई सारे निकल कर आए। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हमारे देश में इतनी बढ़ रही है, शायद ही कभी पहले इतनी बड़ी होगी। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हर वो इंसान जो कि जिसके पास में कुछ फॉलोवर या कुछ कहीं पर भी कुछ लोग जो है इसके साथ में कनेक्टेड है, वो किसी न किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। और जो एडवर्टीजमेंट कराने आते हैं वो मुंह फाड़ फाड़ कर दुनिया भर के पैसे मांगते हैं, और दुनिया भर का पैसा उनको मिलता भी है। तो इसलिए वो किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा करके बेचने की अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, ताकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर हैं वो उस प्रोडक्ट को वहाँ पर बेसिकली खरीदना स्टार्ट कर दें। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं पिछले लगभग 7-8 साल से यूट्यूब के ऊपर हूँ। आज तक मेरे पास में हज़ारों ऐसे मैसेज आए हैं कि ये सर इसका एडवर्टीजमेंट कर दो, इसका एडवर्टीजमेंट कर दो, पर आज तक का आप लोगों ने किसी भी सिंगल वीडियो में ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। हाँ, एक आधा प्रोडक्ट जो मैंने खुद यूज़ किया है, जैसे कि उसका जो लैपटॉप का स्टैंड था, मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने खरीदा अभी, तो आप लोग उसको ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं मैंने, पर लेकिन कभी किसी प्रोडक्ट का मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं किया है। तो क्यों? क्योंकि रीज़न यहाँ पर यह कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग ट्रस्ट करते हैं, उसी को बता सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट वाला आके बोले कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, बस ये बोल दो कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, भले ही वो कितना घटिया क्यों ना हो, तो सोचो कितने सारे लोगों का ट्रस्ट वो तोड़ सकता है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें एक तरीके से आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। तो ये बिल्कुल ट्रस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है यार। किसी इंसान का ट्रस्ट तोड़ देना अगर किसी चीज के ऊपर, तो फिर वो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो मिसलीडिंग एड आप लोगों को आज की डेट में देश के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, खासकर फूड प्रोडक्ट के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद हमारे देश की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया गया। और एनालिसिस करने के बाद में उसके द्वारा बोला गया कि लगभग 32 फ्रेश केसेस ऐसे निकल कर आए जहां पर जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो मिसलीडिंग एड बना रहे हैं, यानी कि बोल रहे हैं उसको हेल्दी, और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर दुनिया भर का शुगर देखने को मिलेगा। लोगों को डायबिटीज़ का शिकार बनाने की एक क्षमता रखने वाले प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एडवर्टीजमेंट जो एक तरीके से आज के दिन में जो चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग खुद ही देख लो वो ऐड, आप लोग जैसे कि जुबा केसरी, आप लोग खुद देखो आज की डेट में, मतलब एक ऐसा एक्टर जो कि वेल स्टेब्लिश है वो जुबा केसरी का ऐड करता है, उसको बोलते हैं आप क्यों कर रहे हो, तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को बोलो कि बंद कर दे, अगर हमको कोई करने के लिए कह रहा है तो हम तो करेंगे जब देश में बेचा जा रहा है। तो कुछ परसेंट, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो वो भी सही है, गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, पर हाँ आप भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर ही थोपोगे। तो वो चीज़ आप लोग देखते हैं, उसमें भाई साहब शाहरुख खान भी जाकर जुड़ गए, उसमें अक्षय कुमार साहब भी जाकर जुड़ गए, हालांकि बाद में उन्होंने सॉरी बोला, वो सारी अलग बात है, पर इन रियलिटी वो क्या है आप लोगों ने खुद देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ से निकालते हैं। तो फिर ये पैसा जो है वो जनता से निकलता है। अगर किसी भी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट होता है
वो क्यों कर पा रहे हैं इतना? क्योंकि जनता से पैसा आ रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो ऐड आता है ना, आप लोग जाकर देखना सर्च कर कि कितनी कॉस्ट लेते हैं वो एक पर्टिकुलर ऐड के। जो ये बड़ी बड़ी आज के डेट में कोचिंग है उसमें रेगुलर ऐड देती हैं, आप लोग उसको जाकर सर्च करना। 25 से 30 लाख रुपए एक दिन का ऐड का होता है, वो एक फ्रंट पेज का जो ऐड आता है। मैं अभी जब मैंने ऐड के बारे में पढ़ा यहाँ पर, तो मैंने सर्च किया उसको, मैंने कहा यार ये इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं डेली न्यूज़पेपर के अंदर में, इनका किस तरीके से होता है? तो कंटेंट से कोई पैसा नहीं कमा रहा है, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि अगर उसमें मिसलीडिंग हो, जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, जो भी टॉपर होगा वो हर एक कोचिंग के फ्रंट पेज पर आप लोगों को छपा हुआ मिलेगा। ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं। तो कंडीशन कहां से आती है निकल कर? ये कंडीशन यहीं से निकल कर आती है कि लोगों को मिसलीड किया जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। और ये चीज़ें मैंने रियलिटी में फील किया, आप लोगों को मतलब क्या ही बोलूँ मैं। जब एपीएफसी का कोर्स आया था ना, उसमें लिटरली जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे आए और वो बोले कि सर यहाँ पे आकर मतलब कंफर्टेबल लग रहा है, और वहाँ पर इतनी फीस देने के बजाय मतलब अंदर से मतलब इरिटेशन भी हुई और सुकून भी मिला। इरिटेशन इससे हुई कि मैंने कहा यार वो कर क्या रहे हैं, इतना लोगों को मतलब इतना ट्रस्ट कर लोग आ रहे हैं, और सुकून इसलिए मिला कि कम से कम कुछ अच्छी चीज़ ऐसी देखने को मिली कि हाँ लोग जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट का सारा खेला खाया है। कोई एक टॉपर बोल दे आकर कि भाई साहब वहाँ पर चले जाओ, तो सब वहाँ पर चले जाते हैं। इसकी वजह से ये आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो पर्सनली मैं सैल्यूट करता हूँ यार इस बंदे को, एक इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ बोल दिया आकर एक बंदा। अभी पिक्चर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, इनका नाम जो है आप लोग बताना क्या है इनका नाम। इन्होंने बोर्नविटा के खिलाफ एक वीडियो बनाया, वो वीडियो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला, और वो वीडियो जो है कुछ ही टाइम में 12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। बहुत बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटी ने उसको शेयर किया। बोर्नविटा ने इनको नोटिस दे डाला। ये इन्होंने बोला कि यार मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, जो मुझे लगा मैंने वो शेयर कर दिया। इन्होंने उसके अंदर बोला वीडियो के अंदर में कि बेसिकली बोर्नविटा क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं लोगों को हेल्दी चॉइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें है तैयारी जीत की, तो इन्होंने बोला कि तैयारी जीत की नहीं है, तैयारी डायबिटीज की, यानी कि इतना उसमें एडिड शुगर है उसमें बोर्नविटा में, जो कि हेल्दी बात करते हैं यहाँ पर ये। तो कैडबरी जो बेसिकली कंपनी है, तो उसने यहाँ पर ये बनाया। तो इनके द्वारा जो बातें बोली गई वो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर इन्होंने सॉरी बोलकर वो वीडियो सब जगह से डिलीट मार दी। पर लेकिन ये एक केस है जो कि यहाँ पर इनके द्वारा नोटिस किया और यहाँ पर सबके सामने लेकर आया। वो इंसान जो कि ये सारी चीज़ समझ रहा है, वो जनता को बता रहा है। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये चिप्स जो होते हैं ना, आप लोग जो चिप्स खाते हो, इनमें इस तरह का फैट रहता है। अगर रेगुलरली किसी इंसान को खिलाते रहो ना आप लोग उसको 4-5 महीनों तक, उस इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा। साउथ इंडिया की एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वो कौन सी मूवी है, उसके बच्चे की डेथ हो जाती है, और फिर वो औरत जो है खुद अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करती है डेली वो चीज़ें खा खाकर। उसमें क्या रियलिटी दिखाई गई यार। साउथ इंडिया की मूवी का सैल्यूट है यार, कितने डीपली जाकर वो आज की डेट में अपने पर्टिकुलर टॉपिक को ढंग से एनालिसिस करते हैं। तो ये अवेयरनेस की पॉइंट होते हैं यार, ताकि जनता जो है मिसलीड होकर इन चीज़ों के चक्कर में न पड़े। और फूड एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान दिन में 3 से 4 बार भाई साहब उसको कंज्यूम करता है। तो ये जरूरी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट अगर मार्केट के अंदर में आ रहा है तो वो ऐसा हो कि लोग जो है उस पर ट्रस्ट कर सकें, वो किसी भी तरीके से फेक ना हो, भ्रामक ना हो किसी भी तरीके से, और उसका कुछ एक प्रॉपर अर्थ निकलता हो, किसी को मिसलीड न करता हो, यानी कि गलत तरीके से वो इंसान को जो है ना एक तरीके से किसी चीज़ों को समझा रहा हो। और यहाँ पर कई सारे एक तरीके से ना आप लोगों ने देखा होगा, अभी कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आने लगे थे जिसमें डॉक्टर जो है बता रहे हैं कि साइंटिफिकली, मतलब डॉक्टर आगे वहां पर बता रहे हैं कि ये इसमें नमक है, इसमें टूथपेस्ट में ये है। वो सारे एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाया गया है भी कि हाँ भाई साहब किसने इतना चेक कर लिया, और डॉक्टरों से तुम क्यों वो करवा रहे हो भाई साहब, डॉक्टरों को किसने बोला यहाँ पर आने के लिए ताकि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करने लगे। तो इस तरीके से मतलब एक नहीं, मतलब अलग अलग वो डॉक्टर नहीं होते और जो दिखाते हैं कि इसमें नमक है, वो सारे एक्टर्स होते हैं, डॉक्टर की बेसिकली ड्रेस पहनकर आ जाते हैं ताकि लोग जो है ट्रस्ट कर सकें। सारा खेल ट्रस्ट का है यहाँ पर। अगर बात करें अगर हमारे देश में जो एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करें, तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया फूड एडवर्टाइजिंग, इसके द्वारा फेयरली बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से वायलेट कर रहा है सेक्टर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया को। जैसे अब इतना बड़ा इशू बना, जैसे मैंने बताया बोर्नविटा वाला यहाँ पर, कि ये बच्चों की हेल्थ के साथ में यहाँ पर खेला जा रहा है। तो इनके द्वारा जब वो वीडियो सामने रखा गया तो वो वीडियो जो है इतना वायरल हुआ जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो हैं बड़ी बड़ी कंपनी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, उनको तुरंत नोटिस आ जाते हैं, उनकी वीडियो जो है वो डिलीट हो जाती है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सिचुएशन के चलते लोग जो है बोलते नहीं है, उनको ये लगता है कि यार जब सरकार इसके ऊपर फोकस नहीं दे रही है, जब कोई नहीं कर रहा है तो हम ही क्या कर ले। वो मूवी नहीं है साउथ इंडिया की, वो खाने के ऊपर वो फूड कमिश्नर रहता है बंदा, जगन, याद है मूवी का नाम? मूवी का नाम बताइएगा, मेरे मूवी का नाम निकल जाता है मन से, मतलब दिल छू गया यार मूवी। अब तक लोग जो है आईएएस के पीछे रहते थे, वो मूवी देखकर लोगों ने बोला कि यार फूड कमिश्नर बनना है। मतलब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर चेंज ला सकते हो आप लोग ऐसी ऐसी मूवी से। आपके पास में एक पोस्ट रहती है गवर्नमेंट की जिसका आप लोग ढंग से सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हो।
तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इस तरीके से कई सारे जो मिसलीडिंग अगर वर्ड्स के बारे में बात करें, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा नेचुरल बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक एक तरीके कोई भी चीज़ वो क्या करते हैं, कुछ भी मिला देते हैं उसके बोलते हैं और बोलते हैं नेचुरल है, फ्रेश अभी ताज़ा ताज़ा रखा है, मतलब सड़ा हुआ पता नहीं कब का वो रखा हुआ है। कोई भी मान लो सैंडविच बना के रख दिया, कोई बर्गर बना कर रख दिया, या कुछ भी ऐसी चीज़ बना कर रख दी, उसको बोलते हैं, शब्द क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल है, फ्रेश है, प्योर है, ओरिजिनल है, और भाई साहब न्यूट्रिशन की तो भरमार भरी पड़ी है। ये ऐसे शब्द हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों ने ग्रीन वॉशिंग बताई थी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें बोले कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन रियलिटी देखें तो भाई साहब अलग ही काम चल रहे हैं। सेम काम आप लोगों को फूड इंडस्ट्री में होता हुआ नजर आएगा, और हम लोग आज की डेट में इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं भाई साहब डेटा को, इंटरनेट को, कि ये चीजें हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि रियलिटी में खेल क्या चल रहा है। कोई बताने वाला नहीं है। एक झूठ को अगर 70 बार आप लोग बोलोगे लोगों के सामने तो झूठ जो है वो सत्य जैसे लगने लगता है। सबसे खतरनाक चीज ये है, तो इसीलिए कई सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पता नहीं कहां कहां पर फेक न्यूज जरा सी देर में वायरल होती है भाई साहब, और इंसान इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। आप लोग खुद देख लो, जो पढ़ाने वाली वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट पढ़ाने वाला है, एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं, उनके ऊपर आप लोग व्यूज देखना, और जो फालतू की कई सारे ऐसे कंटेंट होंगे मतलब जिनको देखकर भी बोले कि यार ये अलाउ क्यों कर रखे हैं, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। मतलब एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो पर भी यूट्यूब एक अलग गेम खेलता है, मतलब अलग ही लेवल पे चलती हैं चीज़ें। मैंने कहा ये ऐसी ऐसी वीडियो डिलीट मारी है यूट्यूब ने एसएलवी चैनल के ऊपर से, मतलब जो कि अवेयरनेस की वीडियो थी। एक पेट्रोल पंप पर आग लग रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेट्रोल पंप पर आग लग रही है और इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से कभी भी लाइटर सिगरेट वगैरह यूज मत करना, वहाँ पर कई बार इस तरीके की कंडीशन बन जाती है। वो वीडियो डिलीट मार दी और चैनल पर स्ट्राइक मार दी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं लोग, इसीलिए फिर बताते नहीं यार क्या कि हम ही क्यों इसका वो ले जिम्मेदारी। तो ये सिचुएशन आप लोग देखें, मतलब क्या कंडीशन चल रही है। तो आप लोग जागरूक हैं, कल को चलकर किसी पोस्ट पर बैठेंगे तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है यार। इसलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि देश का भविष्य आप लोग वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की कोशिश करो। अपना घर नहीं चलाना है, ओनली आप लोग को ये देश चलाना है, और वो तब चलाएंगे जब आप लोग इस चीज को अंदर से फील कर पाएंगे। इसी में बात करूं, अगर कई सारे इनिशिएटिव हैं इन सब चीजों को रोकने के लिए, पर वही है कागज पर लिख दिए गए हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने वाला आप जैसा कोई ऑफिसर जाकर बैठेगा तो वहां पर कुछ चेंज होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो इसके एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम्स के बारे में बात करें, इसका रेगुलेशन का खुद एक रूल है 2018 का। केबल टेलीविजन जो नेटवर्क रूल है वो भी बोलते हैं इसको मिसलीडिंग होने से बचाना है यहाँ पर। इसी के साथ में आप लोगों को और भी कई सारे जैसे एफएसएसए एक्ट है यहाँ पर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड है यहाँ पर, इसी के साथ में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल है, और इसी के साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई रूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2020। ये आप लोग देखिए कितने खतरनाक लेवल पर इतने सारे रूल भरे पड़े हैं, और उसके बाद भी मार्केट में प्रोडक्ट देखिए क्या क्या भरे पड़े हैं। मतलब कहने का ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और वाली बात हो रखी है, जिसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को समाज में भर भर कर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसी के चलते अभी हालांकि ऐसा नहीं कि सारी चीजें नेगेटिव हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी अगर बात करें, इसने अभी ईट राइट मूवमेंट चलाया, बच्चों के आसपास में जो भी यहाँ पर ऐसी ऐसी दुकानें थी उनको वहां से खुलने से रोका कि हाँ दूर दूर जाना है। यहाँ पर जैसे अभी बताऊंगा कई सारे इनिशिएटिव आप लोग पकड़ पाएंगे उनको, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला इसने ताकि कम से कम परफॉर्मेंस नापी जा सके यार कैसा तुम खाना दे रहे हो। ईट राइट अवार्ड तक दिए गए यहाँ पर कि ताकि लोग जो है हेल्दी और सेफ फूड को ऑप्शन को चूज करें। यहाँ पर ईट राइट मेले तक लगाए गए इसके द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा, ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके। तो ये तो कसर घाल नहीं रहे यार, ये तो फुल काम कर रहे हैं अपना। अब तुम लोग कितना काम कर रहे हो उसको लेकर ये देखना है। बच्चों के हाथ में चिप्स देके बोलते ले 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 बेटा खा ले, वो बेटे को बर्बाद करने वाली बातें हो रखी हैं, ठीक है। उनका टेस्ट ही ऐसा बनाया जाता है यार, आप लोग उसके लिए एडिक्ट हो जाओ, वो वाला टेस्ट उनका बनाया जाता है, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उसके ऊपर दुनिया भर के रिसर्चर लगे होते हैं, दुनिया भर की चीजें उसमें चेक की जाती है। इंदिरा नुई थी पेप्सिको की फाउंडर, उन मतलब एक तरीके से मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, मतलब वो जो पेप्सिको के अंदर में, उनके इंटरव्यू सुनना कभी आप लोग, उनके इंटरव्यू थे कि उन्होंने इतने अच्छे लेवल पर पेप्सिको को कैसे लेकर गए। तो उसमें ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल रखी, मेरा देखकर सर चकरा गया कि उसकी लत कैसे लग जाती है लोगों को। तो वो चीजें उसमें बताई गई, हालांकि उनका अलग परसेप्शन था बताने का, पर मैं अलग परसेप्शन से देख रहा था। तो यानी कि आप लोग समझोगे कि एक गेम क्या चल रहे हैं यहाँ पर। ये बॉडी आज की नहीं है, 2008 की है, और हम लोग बैठकर आज आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आज भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है,
वो बॉडी जो पार्लियामेंट के अंदर में कानून पास कर कर बनाई जाती है उसको वैधानिक बॉडी भी आप लोग बोलते हो, यानी कि लॉ के थ्रू बेसिकली उसको एस्टेब्लिश किया गया है। प्रोटेक्ट करना, हेल्थ को किस तरीके से रेगुलेट करना, अगर फूड सेफ्टी के बारे में बात करें, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इसको देखने को मिलती है। इवन अगर बात करें हमारे संविधान के अंदर में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर लोग कुछ गलत एक तरीके से ना नशीले पदार्थ कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि पार्ट 4 के अंदर में जब आप लोग जाओगे डीपीएसपी के अंदर में तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है यहाँ पर। तो कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर बात करता है कि नशीले पदार्थ से लोगों को बचाना है? ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने पॉलिटी में बड़े तसल्ली पढ़ाया था, देखता हूँ किस किस को याद है, बताइए जरा। ये याद नहीं रहते फिर आप लोग भूल जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लोग कम से कम इस तरह की चीजें जब शेयर होती है ना मजा आता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ अवेयरनेस की चीजें चल रही हैं, ये चीजें ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। एडवर्टीजमेंट हमेशा ट्रस्ट करो कम से कम उन लोगों पर जो कि ढंग के हो। हालांकि आज की डेट में बहुत ही कम इस तरीके से लोग हैं जो उस चीज को बनाए हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं कि कुछ ढंग का। एक सचिन तेंदुलकर जी की सबसे शानदार बात पता है कैसी लगती है? उनके कोई भी एडवर्टीजमेंट उठा लेना आप लोग, वो कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो किसी की हेल्थ को बर्बाद करे। उनके पास में शायद आई थिंक शराब का कोई एडवर्टाइजर गया था वहां पर लेने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने उसको साफ साफ मना कर दिया और वो उस टाइम पर उनको करोड़ों रुपए दे रहा था कि उस टाइम पर उनको किसी को लोगों को 10-5 लाख रुपए भी दे दे तो लोग जो है बिककर खड़े हो जाएं। वो बंदे ने उस टाइम पर मना कर दिया। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं अपने आप को एक एथिकल कैटेगरी में आप लोगों को रखने वाली बात कहते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग समझिए कि ये एक जेन्युइनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो रेस्पॉन्सिबल एक सिटीजन है, अपनी जो एक पोस्ट है उसका भी कम से कम ख्याल रखे हुए, ना कि हमारे जो एक्टर्स हैं ये बॉलीवुड के एक्टर्स ना पता नहीं चिड़न सी होने लगी आजकल मतलब उनको एक अलग ही जोन में रहते हैं वो सारे। अपने साउथ इंडिया के देख लो, इससे अच्छा कम से कम कल्चर तो दिखा रहे हैं, अपनी चीज़ों को ढंग से रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ये अलग ही जोन में है बॉलीवुड वाले, मतलब इनको ना तो टैलेंट को बाहर आने देना है, किसी को नेपोटिज्म की अलग से शिकार अपनी मूवी में, मतलब एक तरीके से उनको लगता है कि बस तुम ही तुम हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिचुएशन सही नहीं है, कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक नहीं है इन चीज़ों को लेकर, तभी इस कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। हाँ, एक बच्चे ने कहा कि सर आपने जैसे कोर्स निकाला था उसको एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं किया, एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करा रहे हो न्यूज़पेपर में? यार देखो, एडवर्टीजमेंट ना वो एक तरीके से उन लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हो जिन लोगों के पास में दुनिया भर का पैसा है, ठीक है। फीस इस तरीके से रखी जाती है ताकि यहाँ पर आप लोग बच्चे ही एडवर्टीजमेंट करो। जब आप लोग किसी चीज़ को देख लो उन्हें पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसीलिए मैंने बोला था आईपीएफसी कोर्स के अंदर में भी मैंने बोला कि पहले 7 दिन तक आप लोग लेक्चर देख लो, 8वें दिन बोल देना मुझे आकर कि सर पसंद नहीं आया, विदिन 1 डे आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा, ठीक है, 24 आवर के अंदर में। सेम कंडीशन अभी जो यूपीएससी का बैच होगा उसके अंदर भी रखनी है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप लोग 24 आवर के अंदर आप लोगों के अकाउंट में पैसा जाएगा, अगर बैंक कुछ हरकतें ना करे, वरना मैक्सिमम 7 डेज रहते हैं, अकाउंट में तुरंत सारा पैसा आप लोग रिटर्न जाएगा। 7 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजें पढ़ाई जा रही है। तो ये क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट्स किसका होना चाहिए? उसका होना चाहिए जो बच्चे खुद बोले कि हाँ मजा आ गया यार पढ़ने में। आप लोग बताओ दूसरों को जाकर, अगर बेकार पढ़ाया जा रहा है तो बेकार बताना कि हाँ यार गलत पढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ से होना चाहिए एडवर्टीजमेंट, कि इंसान खुद बताए कि यार प्रोडक्ट अच्छा है, इसको इस तरीके से आप लोग यूज कर लो, ना कि यहाँ पर इस तरीके से कि लोगों को भ्रामक तरीके से उसके अंदर घोर घेट कर लाओ और फिर बोलो कि ये मतलब एक तरीके से वो यार गलत है। सबकी मेहनत की कमाई है, माँ बाप की पैसों की कमाई है, हर तरीके से समझनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ तो नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, एक बहुत ही खतरनाक चीज हो जाती है, वो भी बच्चों की हेल्थ के साथ में। आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में बताना जरूर, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोग करवाता हूँ ताकि आप लोग इसको और अच्छे से यहाँ पर याद रख सकें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जी हाँ। ये कैसी है? वैधानिक बॉडी है। ये इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में, जी हाँ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हेल्थ वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव? तो सारी की सारी स्टेटमेंट अभी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई है, तो कोई भी कंफ्यूजन इसके लिए आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, इसी से डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है 2006 में लाया गया। ये रिप्लेस किसको किया इसने? ये है प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था इस पहले 1954 का, उसको रिप्लेस करके बनाया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ जो है, यहाँ पर हेल्थ सर्विस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ या फिर नन? सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? सही आंसर है इसका आंसर ए। रीजन क्या है?
ठीक है, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर बनाई गई थी प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन, तो इसमें यहाँ पर इसको रिप्लेस कर ये बॉडी बनाई गई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया। पर लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में, ये डायरेक्टर जनरल जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विस के अंडर में नहीं आती है। आधी स्टेटमेंट करेक्ट है, आधी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे यूपीएससी रिसेंटली अभी आप लोगों से पूछ रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। कुछ डेटा है आप लोगों के सामने, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। शेयर ऑफ द अनसेफ सैंपल, अनसेफ सैंपल सबसे ज्यादा तमिलनाडु में मिले, आसाम में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। शेयर ऑफ सब स्टैंडर्ड सैंपल नागालैंड, यूपी, ये राजस्थान में। यहां पर शेयर ऑफ द जिनके लेबल पर कुछ और लिखा है अंदर कुछ और है, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि दिखाया कुछ और जा रहा है, खिलाया कुछ और जा रहा है। और आप लोगों ने कहता है ना, सुना होगा आप लोगों ने, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। आप लोग खुद सोच लो, जब अन्न ऐसा जाएगा इंसान के अंदर में तो फिर क्या होगा। तो आप लोग यार अवेयर हो इन चीज़ों को लेकर, आप लोग यहाँ पर एसएलवी के साथ में जुड़े हो। ये चीज़ें आप लोग अपने आसपास कम से कम लोगों के साथ में जरूर शेयर किया करो यार। ये आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा। तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीखते हो ना ऐसे बातें, वो कम से कम बताया करो अपने आसपास में यार दोस्त रिश्तेदार हैं कि इन चीज़ों को मत खाओ, इनका सेवन करो। ये भी आप लोगों का सोसाइटी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये चीज़ अभी से लेकर चलनी है। यही चीज़ आप लोगों को फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इंप्लीमेंट करनी है। ये काम आप लोग यहाँ पर भी करोगे तो आप लोगों को इंटरव्यू में झलकेगा यार वो चीज़ कि बंदा एथिकल है, इसके अंदर में एथिक्स है, इसने ये काम रियलिटी में किया है। वो दिखना चाहिए आपके अंदर, ना कि बस पढ़ने के लिए पढ़ लिया, एग्जाम निकालना है। वो गलत चीज़ होती है यार, ठीक है। तो धोखा मत दो चीज़ों को और अपने आप को। बाकी बताना आर्टिकल कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है उसके ऊपर, जीएसटी भी नहीं लगता है। बता दिया करो कैसा लगता है आर्टिकल, कुछ अपडेट करना हो तो वो बता दिया करो, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये सारी की सारी छोटी न्यूज़ हैं, तो यहाँ पर इनको आप लोग देख लेना, पीपीटी में लगा दिए, क्योंकि लेक्चर बहुत लेट हो गया है। रीज़न ये था कि पूरी रात जो है यार सो नहीं पाया था, कुछ ट्रैवल कर रहा था, तो उसकी वजह से जो है दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर स्टेट लेवल की इकोनॉमी की न्यूज़ है, ये यहाँ पर आप लोगों को छोटी छोटी देखने को मिलेगी। इनको आप लोग एक बार देख लेना, और फिर बोलोगे तो कल इनको एक बार कवर कर देंगे। पीडीएफ में आप लोगों को सारी ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। रैंकिंग के ऊपर भी यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो ये सारी है। इसी के साथ में आप लोगों का Q&A सेशन जो होता है, उसके सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फिर ये जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। देखो मतलब मुझे लग रहा था मैं नहीं, ऐसा कोई 45 मिनट के करीब में सोया था, ठीक है। तो सोने के बाद में फिर तुरंत उठ गया, मैंने कहा अगर सो गया तो सोया रह जाऊंगा। वो कैबलरी भी है आप लोगों के साथ में यहाँ पर, अगर कहोगे तो कल डिस्कस कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में बता देना, वरना तो सारी चीज़ें पीडीएफ में आप लोगों को मिल ही जाएगी। इसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर जाओगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और ये वीडियो भी देखना कल किस तरीके से लॉन्च किया गया था पूरा मिशन, तो इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है बाकी, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट है। और हाँ, ये बोल दूँ कि सीरियस लोग ही डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वहाँ पर हर एक इंसान को जो है मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें रहती है ना, लापरवाही जो बरती जाती हैं, तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर इंसान जो डिसेंट वे में बिहेव करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। इसी के साथ में पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन पर भी मिल जाती है। तो अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू यार, जिस तरीके की हमारी शानदार जो सक्सेस अभी देखने को मिली, ये बेसिकली चंद्रयान 3 की, तो बधाई का पात्र है, ठीक है। अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो। और बता देना कल डिस्कस करना होगा तो इसको कल डिस्कस कर दूंगा। और अगर ऐसे ही काम चल जाएगा, खुद से देख लोगे एक बार, तो देख लेना यार, कभी कभी थोड़ा सा आप भी साथ दे दिया करो। चलिए ध्यान रखिए, ठीक है।